Hello and welcome to another class. Today we are going to be starting our journey with economics. Economics ये concept आपके लिए नया है, but of course for your CBSE friends, all those students who have been studying in the CBSE pattern and follow the NCERT books, they've been studying economics since grade 8. Now economics is not a very tricky subject, but it has a lot of keywords. इट इज़ नॉट ट्रिकी बिकॉज यू कैन ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स अराउंड यू. आपके आसपास जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से आपका कंट्री फंक्शन करता है, वही सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है. सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट उसमें काफ़ी कीवर्ड्स हैं जिसको सही से समझ लेना बहुत ज़रूरी है. सो टुडेज चैप्टर इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. If you look at what we're going to be learning in this particular session, so the learning objective of this first class is going to be understanding or breaking down the title. हम दो शब्दों को सही से समझेंगे, which is the word economy and which is the word development या विकास, जैसे मोदी जी बोलते हैं, right? Secondly, we are going to look at the definition of development. Now, because we are studying economics, ये एक technical subject है. Technical subject होने के कारण जो डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग है इन द आइज ऑफ इकोनॉमिस्ट, हमें वो भी समझना पड़ेगा, राइट. एंड व्हेन हम लोग उन पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशंस को समझ रहे, डेफिनेशन को समझ रहे हैं, तो डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट विल गिव यू अ फ्यू की वर्ड्स, की टर्म्स. उन की टर्म्स को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट्स, जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग नेशंस का डेवलपमेंट स्टेटस पता करते हैं. सो वी विल देयरफॉर बी लर्निंग अबाउट दीज थ्री टर्म्स, नेमली नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, एंड व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय क्वालिटी ऑफ लाइफ. Lastly, in this particular class, we will look at the difference between two important terms which we commonly interchange, which is economic progress or economic growth, and we will compare it to how this is going to be different from economic development, right? Moving on to the next slide, we are going to break down the title. चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इकोनॉमिक जो टर्म है ये आया कहाँ से? इकोनॉमी में से. अब इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों से बना हुआ है. सो मल्टीपल पीपल टुगेदर क्रिएट अ सोसाइटी, and the way in which these societies, the people in the society are doing or performing their economic activities, उसी चीज़ को, उस सिस्टम को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं, right? When we will study the different kind of economies, you will understand this in much detail, but you have to know one thing. क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. कोई जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई पैसा कमाएगा. ये सारी चीज़ें क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. दे आर परफॉर्म्ड विद एन इंटेंशन टू अर्न मनी, राइट. सेकेंड चीज़ है डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट या विकास जो हम बोलते हैं वो है क्या? ये है बदलाव, ये है चेंज. और ये चेंज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव चेंज होना चाहिए जो सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लेके आए, राइट. अब ये जो चेंज है या जो पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है, ये चीज़ मॉनिटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है. When I say that this changes or this improvement is monetary, I mean to say that as a result of development, people have been able to earn more amount of money, right? तो आज अगर मोदी सरकार ने कोई FDI के रिलेटेड रूल्स थोड़े से आसान कर दिए, तो बाहर से हमारे कंट्री में पैसा आएगा. That will lead to more amount of investment in the country and will raise more jobs. So now that will definitely be a monetary goal or a monetary improvement which our economy will experience. But आज if given a choice, हम लोग अगर specifically गुजरातियों से ये पूछें कि आप यहाँ रहना पसंद करोगे कि US या कनाडा, I'm sure about 70 to 80% of Gujaratis will say that we will prefer to immigrate to US or Canada. Why? ये हम लोग क्यों किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं? बिकॉज वी जस्टिफाई दैट नहीं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी आपको ज़्यादा मिलती है. क्या ये सारी चीज़ें हैं? क्या उसको मनी टर्म्स में मेजर कर रहे हो? Not really, but you're looking at all of these non-monetary things which make your life which make your life better. It improves your quality of life or standard of living. So those can also be improvements or changes that you aspire. आप चाहते हो कि ये सारे changes भी आपको मिले और आपके लिए वो डेवलपमेंट होगा, राइट. अब मूविंग अहेड हम लोग आ जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो क्या है. नाउ एज पर इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज थ्री थिंग्स. Which three things? The first thing it says is constant rise in national income of country. Second, increase in per capita income of a country. And third, increase in living standards of people. तो हमें यहाँ पे
इन तीनों शब्दों के जो मीनिंग है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट हमारे दिमाग में हमें अभी क्या सेट करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तीन चीज़ें, कांस्टेंट राइज इन नेशनल इनकम, कांस्टेंट राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीन चीज़ें मिला के हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। नाउ लेट्स लुक एट ईच ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल। नाउ इफ यू लुक एट नेशनल इनकम, सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो नेशनल इनकम कंट्री की टोटल इनकम, वही होता है नेशनल इनकम। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर देखने जाए सो इट्स द टोटल इनकम ऑफ द एंटायर कंट्री। अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखने जाएं या फिर इसका टेक्निकल एनालिसिस करें तो नेशनल इनकम इज सेट टू बी द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, इस चीज़ को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सबसे पहले बोला है मॉनिटरी वैल्यू। मॉनिटरी वैल्यू का मीनिंग होता है वो वैल्यू जो मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट की जा सकती है, वो वैल्यू है। अब ये वैल्यू किस चीज़ की है? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ इमेजिन कि आप एक फर्नीचर स्टोर ओन करते हो। आपका काम ये होगा कि आप कहीं से वुड लेके आते हो, वुड आपने ख़रीदा होगा, कहीं से आपने जाके टिम्बर ख़रीदा, आपने उसका फर्नीचर बनाया और फर्नीचर आगे किसी को बेचा। अब आपने जो फर्नीचर किसी को बेचा उसके अंदर आपने जब प्राइस डिटरमाइन किया आपके फर्नीचर का तो उसमें कौन सी चीज़ें आ गई? सबसे पहले आपने जो टिम्बर ख़रीदा था उसका प्राइस आ गया। ये टिम्बर को फर्नीचर में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी आपने वेजेस पे किए थे, जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी जो आपने पे की थी, वो भी कॉस्ट आप रिकवर करोगे। थर्डली आप अपना प्रॉफिट, क्योंकि आप एक बिजनेस ओनर, आप अपना प्रॉफिट भी इस प्राइस से रिकवर करोगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये प्राइस है फाइनल प्रोडक्ट की जो कंज्यूमर तक सेल हो रहा है, उस प्राइस के अंदर सारे लोगों की इनकम आ गई जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। इस वजह से व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशंस इनकम, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर करते हैं, बिकॉज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर इसके पहले किए हुए सारे ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। वो जो सारे ट्रांजैक्शंस कवर हुए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस बीच में हुए हैं जिसने ये फाइनल ट्रांजैक्शन को एनेबल किया है, पॉसिबल करवाया है, राइट? तो दिस मीन्स दैट इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए तो कहाँ पे हुए? विद इन आवर कंट्री, हमारे जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, इंडिया के अंदर, दैट टू विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि एक साल के अंदर इंडिया के बॉर्डर के अंदर कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं उसके रुपी वाली वैल्यू, वो होता है हमारे लिए नेशनल इनकम। नॉर्मल टर्म्स में हम इसको जीडीपी भी बोलते हैं, राइट? अब आपके टेक्स्ट बुक में आपको 2015-16 का जीडीपी दिया हुआ है, वो है 1,35,67,192 crores. Now imagine this is the amount of money, this is the amount of wealth that a country together is creating. अब I would want कि ये फैक्ट एंड फिगर तो अभी भी अगर आप देखने जाओ तो यार 5 साल पुराने 2015-16 का डेटा है। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ गूगल करिए और 2018-19 का जो डेटा है, का जो जीडीपी है इंडिया का इन रुपी टर्म्स, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है? सो नेशनल इनकम जो ये चीज़ है वो क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री कितना इनकम कमाता है। नाउ वी आर लुकिंग एट नेशनल इनकम एज व्हाट? एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। अब सिंपल सी बात है, कोई भी कंट्री चाहती क्या है कि उस कंट्री के जो लोग हैं वो खुश रहे, वो सुखी रहे। अब उनको खुश या सुखी रखने के लिए हमें उन्हें कोई चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब ये फैसिलिटीज़ या उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा, वो खर्चा करने के लिए पैसा भी तो कंट्री के पास होना चाहिए। तो वही कंट्री के पास कितना पैसा है कि वो सारे पॉपुलेशन की नीड सेटिस्फाई कर सके, वही है नेशनल इनकम। तो जिस कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, बाय डिफ़ॉल्ट कैन वी से कि वो कंट्री की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, कि वो अपने ज़्यादा लोगों की नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएगा। दैट इज़ बाय जिस कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो गया? ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? तो इस वजह से सबसे पहले नेशनल इनकम को या इंक्रीज इन नेशनल इनकम को हम लोग कंसिडर करते हैं एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। मूविंग अहेड, अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल को प्लीज़ ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे दो लोग हैं,
रमेश एंड सुरेश। रमेश एंड सुरेश दोनों का बर्थडे एक ही दिन पे आता है। अब रमेश ने अपने बर्थडे पार्टी के लिए 20,000 रुपीज़ स्पेंड किए और सुरेश ने अपने बर्थडे पार्टी के लिए 15,000 रुपीज़ स्पेंड किए। अब अगर हम लोग सिर्फ मोटा मोटी ऊपर का खर्चा देखते हैं तो रमेश का बिल 20,000 का बना और सुरेश का बिल 15,000 का बना। तो आप क्या समझोगे कि रमेश की पार्टी ज़्यादा लाविश होगी, रमेश ज़्यादा अमीर है। बट अगर हम इस चीज़ में एक और फैक्टर को जोड़ दें कि उस पार्टी में कितने लोग आए थे, तो शायद इंटरप्रिटेशन हमारा चेंज हो जाता है। अगर रमेश के पार्टी में 10 गेस्ट आए थे और सुरेश के पार्टी में सिर्फ 3 गेस्ट आए थे, तो इन दैट केस आपको क्या लगता है किसका पार्टी ज़्यादा अच्छा रहा होगा? आई एम श्योर अब आपका इंटरप्रिटेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। बिकॉज इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ गेस्ट इन्वाइटेड इन रमेश's पार्टी, दैट 10 पीपल, सो पर पर्सन वो 2,000 रुपये खर्च कर रहा है। बट अगर सुरेश की बात करें तो सुरेश पर पर्सन 5,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो अब हमने यह किया क्या? हम लोग ये देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें पर पर्सन खर्चा पता चले। ऑन एन एवरेज एक इंसान के पीछे कितना पैसा खर्च हो रहा है वो हम देखना चाहते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमें समझना है ये वाला टॉपिक विच इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। Now in terms of per capita income, we are trying to estimate the per person average income for the country. अब नेशनल इनकम तो पूरे कंट्री की है। अब वो पूरे कंट्री की जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो जाएगी पूरे पॉपुलेशन के बीच में। आज हमारी जितनी आबादी है, कितने ज़्यादा पब्लिक है हमारे, वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। सो हमें ये जो नेशनल इनकम है इसको हम डिवाइड कर देंगे कि भाई ये तो कंट्री की इनकम हुई, इस कंट्री के इनकम के हिसाब से हमारे पर पर्सन कितना पैसा आता है वो भी तो बताओ। आज अगर हम लोग कंपेयर करते सिर्फ नेशनल इनकम को कंपेयर करते ना गाइस, तो नेशनल इनकम के मुकाबले में इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है। इंडिया का जीडीपी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा है। बट अगर उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, तो जो पर कैपिटा इनकम है ना उसमें हम बहुत पीछे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ये बेनिफिट है ऑफ नेशनल इनकम ये मल्टीपल लोगों के बीच में डिवाइड हो रहा है। अब बात वही है कि आप एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा मंगवा के 15 लोगों में शेयर करो या एक पूरा का पूरा छोटा पर्सनल पिज़्ज़ा खाओ। ज़्यादा पिज़्ज़ा तो आपको पर्सनल में मिलेगा ना। सिंपल सा लॉजिक वही है दैट इवन दो द नेशनल इनकम में लुक बिग, in reality it may not actually translate into benefit for each and every person. That is why per capita income is a much better indicator of development. ठीक है, वही लाइन यहाँ पे भी लिखी है, देखो PCI growth is a better indicator of economic growth as it shows per person allocated national income. I hope ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब PCI में जो इंक्रीज़ है, PCI का जो ग्रोथ रेट है उसको हम लोग डेवलपमेंट मानते हैं, ऐसा हम लोगों ने डेवलपमेंट के डेफिनेशन में देखा। अब अगर हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये चेंज कैसा होना चाहिए? अब यहाँ पे पर कैपिटा इनकम में 2 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल नेशनल इनकम जो हमारा न्यूमरेटर में है और दूसरा वेरिएबल है पॉपुलेशन जो हमारा डिनोमिनेटर में है। अब फ्रैक्शंस का रूल हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर न्यूमरेटर जो है वो बढ़ा बट दैट इंक्रीज इन न्यूमरेटर इज़ मोर कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तभी जाके फाइनल वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ रहा है इसका मीनिंग ये जो वैल्यू है वो और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पहले एक पिज़्ज़ा 10 लोग खा रहे थे, अब एक पिज़्ज़ा 12 लोग खाएंगे तो हर एक के पास स्लाइस तो कम ही आएगा ना, छोटा स्लाइस आएगा। लॉजिक वही है कि अगर हमें PCI का ग्रोथ देखना है, ऑब्जर्व करना है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम PCI के ग्रोथ से रिलेट करते हैं, तो इन दैट केस द रेट ऑफ ग्रोथ और द रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम शुड बी मच हायर कंपेयर टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तभी जाके हमें PCI पॉजिटिव मिलेगा। आई होप ये लॉजिक आप समझ पा रहे हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ रहा है। अब इधर तक जो हम लोगों ने बातें देखी ना, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको हम लोग मनी टर्म्स में यूज़ कर रहे थे, मनी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट नेशनल इनकम इतना ज़्यादा अच्छा एग्रीगेट नहीं था, PCI बहुत अच्छा एग्रीगेट था। अब अगर ये बहुत अच्छा एग्रीगेट है तो इसको यूज़ कौन करता है? हमें पता कैसे चलेगा कि इसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया गया है? तो ये जो हमारा एग्रीगेट है इसको वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है। अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमारी, उन सारी कंट्रीज़ का PCI कैलकुलेट करता है, एस्टिमेट करता है।
अब हर कंट्री का पीसीआई कैलकुलेट करने के लिए हम करेंसी एक ही रखते हैं जो है यूएस डॉलर, क्योंकि यूएस डॉलर सबसे ज़्यादा ट्रेडेड करेंसी है, सबसे ज़्यादा कॉमन करेंसी है अक्रॉस द वर्ल्ड। इस वजह से हर कंट्री का हम लोग पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में निकालते हैं। अब हमने वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर दी है $735 की। अगर किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $735 से कम है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कंट्री जो है वो कम डेवलप्ड होगी। सो इट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशंस, राइट। अगर हम किसी भी कंट्री का पीसीआई 735 से ज़्यादा देखते हैं तो वो कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए क्या हो जाएगी, इट विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन। तो ये जो $735 का जो कैटेगरी है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड बैंक जो क्लासिफिकेशन करती है वो क्लासिफिकेशन की लिस्ट आपको कहाँ देखने मिलेगी, इन दी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से थ्रेशोल्ड कितना है, $735। अगर किसी भी कंट्री का पीसीआई उससे कम है तो वो डेवलपिंग हो जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो डेवलप्ड हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ आ रही है। नाउ वी मूव अहेड टू अनदर एस्पेक्ट। अभी तक हमने नेशनल इनकम एंड पीसीआई देखा, और ये भी देखा कि वर्ल्ड बैंक पीसीआई को अडॉप्ट करता है टू क्लासीफाई कंट्रीज ऑन द स्टेटस ऑफ देयर डेवलपमेंट। बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर फैक्ट, दैट डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट समथिंग टू डू विद द मॉनिटरी एस्पेक्ट। सिर्फ पैसा इंसान के लिए डेवलपमेंट नहीं होता, उसको चाहिए क्या, सोशल चेंज, बदलाव इन द सोसाइटी। इन वॉट सेंस डू वी नीड दैट सोशल चेंज। अब किसी भी पर्सन की लाइफ को एनरिच करने के लिए मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। आज अगर आपको एक सही क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर जीनी है तो उसमें सिर्फ पैसा अगर होगा ना तो वही चीज़ काफ़ी नहीं है। अगर मैं आपको आज बोल दूं कि आपको अगर मैं 50 लाख रुपीज़ पर ईयर का पैकेज दे देता हूँ, 50 लाख मतलब पर मंथ 4 लाख से ज़्यादा इनकम होगी आपकी। बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको अपना शहर छोड़ के अफ़गानिस्तान जाना पड़ेगा, तो क्या आप जाओगे? आप नहीं जाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। पैसा लेके करोगे क्या? फैमिली से दूर हो, फिजिकल सेफ्टी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एजुकेशन एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पे सही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ ठिकाना नहीं है। सो इन ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस कैन आई से दैट यू विल नॉट बी एबल टू लिव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि गुड क्वालिटी फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग। रोटी, कपड़ा और मकान तो हमारे बेसिक नीड्स है, बट रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये जो 2 फैक्टर्स है, यही एक इंसान को जानवर से अलग बनाते हैं। The only reason why we are different from an animal is because we are being educated and we need proper health care and sanitation for our requirements, right? And lastly, transportation, which is a basic need for any economic activity to be performed, right? So ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसी भी इंसान के लाइफ के लिविंग स्टैंडर्ड्स का एक अहम हिस्सा होती है। और अगर एक इंसान के पास ये चीज़ें नहीं है, if a person lacks access to these facilities, then that person will not be called developed. So ये आपको समझना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का मीनिंग क्या है। ऑलराइट, आई होप आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, जिसमें हमने बात की अबाउट 3 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम, सेकंड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, एंड थर्ड इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीनों चीज़ें मिला के कंप्यूट करते हैं द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ वी कम टू द लास्ट एंड मोस्ट एसेंशियल पार्ट, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना गाइस, आप प्लीज़ इसको आराम से पढ़िए, मैं इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगा आपका, ठीक है। इफ़ यू लुक एट दिस डिफरेंस, आपके टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, अलग अलग पॉइंट्स में दिया हुआ है, बट आप प्लीज़ इसको इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब गाइज एक चीज़ समझ लो, जब भी हम लोग प्रोग्रेस या ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, ग्रोथ का मीनिंग क्या? आज अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बात करता हूँ, ग्रो तो आज सब चीज़ें होती हैं, वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, एनिमल्स ग्रो होते हैं, इंसान ग्रो होते हैं, राइट? तो आप भी ग्रो हो रहे हो और रास्ते पे कोई जो बंदा है वो भी ग्रो कर रहा है। नाउ इमेजिन करो कि आपका एक छोटा सिबलिंग है, आपका छोटा भाई बहन है, और आपके नौकर जो है उनका भी छोटा भाई बहन है, ठीक है। अब दोनों ही लोग ग्रो हो रहे हैं। ग्रो किस टर्म्स में हो रहे हैं? सबकी हाइट बढ़ रही, सबका वेट बढ़ रहा है, वो ग्रोथ है। बट ये ग्रोथ कैसा है? फिजिकल ग्रोथ है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स उनका वेट बढ़ रहा है, उनकी हाइट बढ़ रही है, बट क्या वो एक बेहतर इंसान बन रहे हैं?
वो किस पे डिपेंड करता है? आपके एजुकेशन, आपके हेल्थ केयर के ऊपर, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ या प्रोग्रेस, ये एक क्वांटिटेटिव टर्म हो गया गाइस। यहाँ पे हम लोग सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, राइट? बट जब डेवलपमेंट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर्स के बारे में बात नहीं करनी है, हमें नंबर्स के साथ साथ क्वालिटी की भी बात करनी है। दैट इज़ व्हाई व्हेन यू लुक एट क्वांटिटेटिव टर्म के नीचे मैंने लिखा है जीडीपी। सो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीडीपी को चेस करता है, उसको सिर्फ नंबर से मतलब है, सिर्फ मॉनिटरी आंकड़ों से मतलब है। इट इज़ नॉट कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, राइट? जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है पीसीआई प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब पीसीआई का मीनिंग ये है कि भाई इस कंट्री में जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है वो बराबर है कि नहीं। क्या यहाँ पे रिच एंड पुअर का गैप बहुत ज़्यादा है? अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हमें उसको कम करना है, वो हमारा टारगेट होगा। वो टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि हर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, उसको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, राइट? सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को चेस करता है, सिर्फ और सिर्फ जीडीपी को चेस करता है। इट्स अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर ऑफ अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। आप क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट भी कंसिडर कर रहे हो। सेकेंडली अगर हम लोग ये पॉइंट देखें, सीक्वेंस वाला जो चीज़ है ना गाइस, अभी कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग इसको स्किप करेंगे, हम बाकी सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद सीक्वेंस पे आएंगे। और इसी रीज़न की वजह से मैंने उसको रेड भी कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ झोल है, ठीक है? वो क्या झोल है वो समझते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट है कॉस्ट फॉर इंक्रीज। अब अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारा हो रहा है किसी भी कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तब होगा जब हमारे नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज किस वजह से हो रहे हैं वो देखते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स, बट बात क्या है? ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो अभी तक यूज़ नहीं किया उसका यूज़ हम लोग बढ़ा रहे हैं। अब ये जो कॉस्ट फॉर इंक्रीज है ना, इस वाले पॉइंट को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल भी ढंग से देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। अब हम लोग दो पर्टिकुलर कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंट्री ऐसी है जो अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज करने के लिए अनयूटिलाइज्ड लैंड, जहाँ पे पहले खेती नहीं हो रही थी, वो सारे लैंड को उस पर भी खेती कर रहे हैं। तो इसमें हमने किया क्या? हमारे पास ज़मीन थी जहाँ पे पहले खेती नहीं हो रही थी, और अब उस जगह को हम लोगों ने खेतीबाड़ी में यूज़ कर लिया। तो हमारे पास एक पोटेंशियल रिसोर्स था, वो ज़मीन जहाँ खेती नहीं हो रही थी, अब उस ज़मीन को हमने यूज़ करके वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया। तो वही है हमारा कॉस्ट फॉर इंक्रीज, कि पहले जो रिसोर्स यूज़ नहीं हो रहा था उस रिसोर्स को हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जाके इकोनॉमिक प्रोग्रेस आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जबकि अगर डेवलपमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके पास जो सिनेरियो है, आपने अपनी जो पर्टिकुलर लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर आप करते हो उस पे मॉडर्न फार्मिंग करना शुरू कर दिया। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन वाली HYV सीड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब बिकॉज आपने अच्छा और मॉडर्न टेक्निक अपनाया, उसके वजह से आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ रहा है, राइट? तो इन दिस केस हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से हम नए टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके हमारा प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग जिस तरीके के टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे थे वो बहुत बैकवर्ड था। अब हमें बैकवर्ड से मॉडर्नाइज होना है। उस मॉडर्नाइजेशन के वजह से हमारा जीडीपी जो है वो बढ़ेगा, हमारा आउटपुट और प्रोडक्शन लेवल्स जो है वो इंक्रीज होंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ वी कम टू द स्टेटस ऑफ इकोनॉमी। अब स्टेटस ऑफ इकोनॉमी का मीनिंग ये है कि भाई इकोनॉमिक प्रोग्रेस कौन से इकोनॉमीज चेस करते हैं, कौन से इकोनॉमीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहते हैं और किस तरीके की इकोनॉमीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव टर्म है गाइस। क्वालिटेटिव टर्म का मीनिंग क्या कि यहाँ पे हम लोग पीसीआई और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो गोल्स हैं वो कौन से कंट्रीज ऐसे गोल्स रखेंगे जहाँ पे ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है। जिसके पास जो चीज़ नहीं है उसी चीज़ की इच्छा वो रखता है। तो सेम तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज चेज्ड और इज़ द एम ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। अगर हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, राइट? ऑलरेडी सबके पास बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। तो अब उनको किस चीज़ की ज़रूरत है कि भाई जो फैसिलिटीज़ हैं उसको हम लोग मेंटेन कर सकें, उतना पैसा कमा ले सिर्फ हम लोग। तो उन लोगों को फैसिलिटीज़ के इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो फैसिलिटीज़ उनके पास है, वो ऑलरेडी उस फेज से गुजर के आ चुके हैं, राइट? एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द एम ऑफ
डेवलप्ड कंट्रीज टू ओनली मेंटेन अ प्रॉपर लेवल ऑफ GDP सो दैट वो सारे फैसिलिटीज़ को कंटिन्यू कर सके। अब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो अभी आपको सीक्वेंस वाला पॉइंट समझने में आसानी होगी। हमेशा हम लोग जब भी बात करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ आगे जाके डेवलप्ड हो जाती है, राइट, इस वजह से हमने सीक्वेंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फर्स्ट रखा और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो बन जाते हैं उस प्रोग्रेस को, उस सीक्वेंस को हम लोगों ने सेकंड स्टेज रखा। अब वैसे सही टर्म्स में अगर हम लोग देखने जाए ना गाइस, तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है और उसके बाद आप डेवलप होते हो। सिंपल सी बात है, आप एक 2 साल के बच्चों को स्कूल या 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम बिठाने के लिए 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए नहीं बिठाओगे। आप सबसे पहले चाहोगे कि वो ग्रो करे, उसकी कैपेबिलिटीज़ बने, उसके जितनी भी पोटेंशियल रिसोर्स हैं वो उसको अच्छे से ग्रो करे, यूटिलाइज़ करे, और फिर पोटेंशियल रिसोर्स की यूज़ हो जाने के बाद उसमें टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करो। तो टेक्निकली असल ज़िंदगी में, रियल लाइफ में पहले इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। बट यहाँ पे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ के बारे में अपने स्कूल के टीचर के साथ भी डिबेट करें कि मैम आप ये कॉन्सेप्ट हमें ढंग से समझाओ, ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ ये याद रखने के लिए अच्छे से याद रखना है तो सिर्फ इतना याद रख लो कि पहले कोई भी कंट्री डेवलपिंग होती है और फिर वो डेवलप्ड बन जाती है, और डेवलपिंग कंट्रीज चेस करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेवलप्ड कंट्रीज चेस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक प्रोग्रेस। And that's how economic development is the first stage and economic progress is the second stage. Alright, so that's all for this particular class. काफ़ी लंबा हो गया, but I wanted to cover all these concepts in one particular video. I hope you like this. Share this with all of your friends. Economics के concepts बहुत tricky हैं। धीरे धीरे आगे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे आपको realize होगा कि economics का महत्व क्या है। You will want to come back to these particular videos and refer to these again. So please channel को subscribe कर लो एंड इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करो ताकि आपके लाइक्ड वीडियोस में आपको एक चीज़ दिखे। ज़रूरत हो तो मैं हमेशा हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाता हूँ, तो आप बाकी चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।